तो बच्चों कक्षा 8 के चैप्टर 3 के 4th पार्ट में अपने देखते हैं कि जो परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के, उन परंपरागत स्रोतों में जो अपना पॉइंट चल रहा था कोयला पिछले वीडियो में, जिसके लाभ और हानि के बारे में हमने पढ़ा था। अभी उसके बारे में उपयोगिता उसकी, दूसरा उसके जो प्रमुख उत्पादक देश हैं उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो कोयला क्या है? बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। पहली विशेषता क्या है? जीवाश्मी ईंधन है जो बहुतायता में पाया जाता है, बहुतायता में प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर अपने देखते हैं तो इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों, उपयोग क्या है? घरेलू ईंधन उद्योग जैसे लोहा इस्पात का उद्योग, लोहा या इस्पात का उद्योग। इसके अलावा वाष्प इंजनों विद्युत उत्पादन, वाष्प इंजनों जो पहले चला करते थे आजकल तो नहीं रहे हैं, और विद्युत निर्माण के लिए क्या है? कोयला का उपयोग किया जाता है। विद्युत निर्माण के लिए या इन सभी कार्यों के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत तापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो यानी जो विद्युत कोयले के द्वारा प्राप्त की जाती है, उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं, या तापीय ऊर्जा का एक प्रकार कहा जा सकता है जिसे। अब क्या है? कोयला जिसका आज अपने उपयोग कर रहे हैं वह लाखों साल पहले फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। इनसे फर्न व दलदल जो पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए थे, उनके कारण इसका निर्माण हुआ है। यानी कोयले के निर्माणी तत्व जो हैं, ये निर्माणकारी तत्व जो हैं वो क्या हैं? एक तो फर्न और दूसरा दलदल। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि इसी कारण, यानी ये दबने के कारण बना है, इसी के कारण इसको अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। अंतर्हित धूप यानी एक प्रकार से क्या है? यह जिस प्रकार से सूर्य हमें बाहर से धूप देता है, वैसे ही अंदर से जो गर्मी या उष्मा देने वाला सूरज जैसा जो कोई चीज़ है वो हमारे को कोयला है। इसीलिए इसको क्या है? एक प्रकार से नाम दिया जाता है अंतर्हित धूप। जो अंदर से हमें प्राप्त गर्मी होती है उसको कहते हैं। विश्व में क्या है? इसके जो प्रमुख उत्पादक देश हैं, प्रमुख उत्पादक देश में एक तो आता है चीन, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूएसए, रूस, जर्मनी, अफ्रीका आदि जो हैं वो इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। या इसमें क्या है? फ्रांस भी है, फ्रांस। अभी देखते हैं इसका भारत में उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यह उत्पादन भारत में उत्पादन के क्षेत्र, भारत में उत्पादन के क्षेत्र अगर देखते हैं तो भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में झरिया रानीगंज क्षेत्र है, एक वेस्ट बंगाल के अंदर झरिया
वेस्ट बंगाल का झरिया है वह है। इसके अलावा धनबाद बोरोको झारखंड में है। धनबाद बोरोको और झारखंड, बोरोको झारखंड के अंदर इसका क्या है, भारत में उत्पादन किया जाता है। तो क्या है, सबसे पहली चीज़ कोयले की विशेषता अगर देखी जाए तो अंतर्हित धूप है, इसको कहा जाता है। दूसरा जीवाश्मी ईंधन है, यह है जो बहुतायता में प्राप्त होता है। उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योग जैसे लोहा, इस्पात या भाप के इंजनों को चलाना या विद्युत निर्माण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जो विद्युत कोयले के द्वारा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहा जाता है। और फर्ण व दलदल के कारण इसका निर्माण होता है। लाखों सालों तक क्या है, ये चीज़ें पृथ्वी की परतों के नीचे दबी रही, जिसके कारण क्या है, इसमें एक कठोरता आ गई और वह क्या है, ईंधन का एक प्रकार बन गया, जिसके कारण क्या है, इसको जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं और अंतर्हित धूप भी कहते हैं। प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं, चीन, USA, रूस, जर्मनी, अफ्रीका और फ्रांस। और भारत में रानीगंज वेस्ट बंगाल के अंदर, झरिया धनबाद बोरोको झारखंड के अंदर। तो ये क्षेत्र क्या है, इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र होते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट, जल विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमारे ऊर्जा की जो है वो परंपरागत स्रोत ही चल रहे हैं। जल विद्युत भी क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का ही भाग है। हालांकि इसका उपयोग आज के समय में बढ़ गया है या आज होने लगा है, लेकिन जल क्या है, एक प्रकार से हमेशा से प्राप्य वस्तु है। बहुत समय पुराने समय से क्या है, जल हमें उपयोग में आता जा रहा है। इसी कारण क्या है, ये परंपरागत ऊर्जा का भाग है। दूसरा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि परंपरागत ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं वो समाप्य हैं, समाप्त हो सकते हैं। उसी प्रकार से जल भी क्या है, समाप्य स्थिति में है, समाप्त हो सकता है जल भी। इसी कारण क्या है, इसको परंपरागत स्रोत के अंदर रखा जाता है। तो सबसे पहले जल विद्युत के लाभ और हानि के बारे में पढ़ते हैं। जल विद्युत, लाभ, हानि। लाभ इसका देखें तो जल विद्युत क्या है, प्रदूषण मुक्त होता है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता इससे। यह इसका सबसे सर्वोत्तम और सबसे पहला लाभ है। सिंचाई और मत्स्य पालन को बढ़ावा देता है। सिंचाई व्यवस्था को व मत्स्य पालन को बढ़ावा इसके द्वारा मिलता है। इसके अलावा यह थोड़ा सस्ता पड़ता है, थोड़ा क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। और अगर हानि की बात करें तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन इसके कारण करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का विस्थापन अगर जल प्लावन के कारण निम्न क्षेत्रों, जल प्लावन के कारण क्या है, निम्न क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, निम्न क्षेत्रों में जल प्लावन होता है, जिसके कारण क्या है, जो निम्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए नुकसान होता है। जल प्लावन का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि निम्न क्षेत्र जो है वहाँ पर जल का प्रभाव बढ़ जाता है, उनको वहाँ से क्षेत्रों को छोड़कर जाना पड़ता है या उनके लिए नुकसानदेह क्षेत्र हो सकते हैं। वो स्थापित करने में खर्चीला, वैसे यह सस्ता होता है लेकिन इसकी स्थापना करने में यानी स्थापित करने में खर्चीला होता है। ठीक है, तो ये इसके लाभ और हानि के बारे में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट इसकी उपयोगिता के बारे में देखते हैं और इसका कहाँ कहाँ पर इस प्रकार के संयंत्र लगाए जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बांधों में वर्षा का जल या नदी जल की ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर
पाइप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरने से घूमते हुए टरबाइन के जनरेटर को घुमाकर क्या किया जाता है, विद्युत का निर्माण किया जाता है। इसको अपने क्या है समझ लेते हैं कि यह क्या है, जलीय क्षेत्र है, यहाँ जल है विद्यमान है। ठीक है, और यह जल क्या है, बांध बनाया जाता है। पहले इस जल को रोकने के लिए क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है। ठीक है, इस जल को रोकने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है, यानी इसके आगे क्या है, एक बंधन लगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या है, नीचे से थोड़ी सी जगह निकाल कर जल के लिए निकासी की जाती है, जिससे पाइपलाइन कह सकते हो अपने। और उस पाइपलाइन के आगे क्या किया जाता है, एक टरबाइन फिट किया जाता है। उसके आगे क्या फिट किया जाता है, एक टरबाइन फिक्स किया जाता है। यह टरबाइन क्या है, जल के कारण क्या है, घूमता है। जल तो आगे निकल जाता है। यह टरबाइन जब घूमता है तो यहाँ पर क्या है, जनरेटर फिक्स किए जाते हैं। वो जनरेटर क्या बनाते हैं, विद्युत का उपयोग करते हैं, और विद्युत को क्या है फिर दूसरे स्थानों पर तार के द्वारा, बिजली के खंभों के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, जल को इकट्ठा किया जाता है, बांध तैयार किया जाता है, फिर पाइपलाइन की सहायता से क्या है, जल छोड़े जाते हैं। टरबाइन लगे होते हैं बड़े बड़े, उन टरबाइन के घूमने के कारण क्या होता है, लगातार वो टरबाइन घूमता है तो जनरेटर क्या तैयार करता है, विद्युत तैयार करता है, और वो विद्युत क्या है आगे सप्लाई की जाती है। अभी देखते हैं, विश्व की ऊर्जा का 1/4 भाग क्या है, विद्युत जल से उत्पन्न करता है। यानी ऊर्जा का जो 1/4 भाग हम प्राप्त करते हैं, ऊर्जा का 1/4 भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। जल विद्युत से प्राप्त होता है, और क्या है, बहुत सही भी है कि जल विद्युत के द्वारा आपने क्या है, ऊर्जा का इतना बड़ा भाग, या कह सकते हो आप 25% भाग जो है वो अपने प्राप्त करते हैं, जिसके कारण जो बाकी के परंपरागत स्रोत हैं उन पर ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। अभी देखते हैं कि इसकी बाकी जो अग्रणी उत्पादक देश हैं वो कौन कौन से हैं। उत्पादक देशों के अंतर्गत ब्राज़ील, नॉर्वे, ब्राज़ील है, नॉर्वे है, पराग्वे और चीन। पराग्वे और चीन क्या हैं, इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके द्वारा विद्युत का उत्पादन करते हैं, यानी जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। भारत में जल विद्युत के अंदर है भाखड़ा नागल। भारत के जल विद्युत के अंदर भाखड़ा, नांगल, या इसके अलावा गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी। गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी।
यह क्या है, इसके प्रमुख भारत के उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, जहाँ पर नदी घाटी परियोजनाएं तैयार हैं, जहाँ नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं और इनके द्वारा अपने जल विद्युत प्राप्त करते हैं और सिंचाई के भी क्या है ये अच्छे उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसके द्वारा बहुत से क्षेत्रों में क्या है जल की सिंचाई पहुंचती है, जिसके कारण क्या है कृषि में भी बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अभी क्या है अपने पढ़ा है सारे के सारे जितने भी अपने क्या थे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत थे, चाहे वो क्या है कोयला है, चाहे वो ईंधन है, चाहे वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आने वाले पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, और इसके अलावा हमने पढ़ा है जल विद्युत के बारे में। तो ये सारे टॉपिक क्या हैं, ये सारे भाग क्या हैं परंपरागत स्रोत के कहलाते हैं, किसके, ऊर्जा के, ठीक है, ऊर्जा के क्या कहलाते हैं, परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। अभी अपने इसी भाग में क्या है आगे जो पढ़ेंगे वो होगा गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने क्या है परंपरागत स्रोतों की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो ईंधन या वो जो उपयोगी चीज़ें हैं शक्ति संसाधन के रूप में जो हमेशा से हमें प्राप्त हो रही है या परंपराओं से हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है जिसका उपयोग करते चले आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को क्या है अपने उपयोग करते हैं, वो परंपरागत स्रोत थे जिसके अंतर्गत क्या है ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत आदि ये कोयला वगैरह जो चीज़ें थी वो परंपरागत क्षेत्रों के अंतर्गत या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते थे। लेकिन अगर ये बात करते हैं अपने कि ऐसे नवीन शक्ति के संसाधन जिनका उपयोग आज या कुछ ही सालों में क्या है अपने करना शुरू किया है पिछले कुछ सालों में, उनको क्या कहते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। यानी जैसे बहुत से ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं या शक्ति संसाधन हैं जिनका उपयोग क्या है पिछले ही कुछ सालों में होना शुरू हुआ है हमारे देखने के बीच में, जिनका क्या है उपयोग हमें हमेशा से नहीं करते आ रहे हैं। कोयला तो क्या है हमने देखा है ऐतिहासिक काल से क्या है उपयोग में आता रहा है, ईंधन के बहुत से जो साधन हैं वो उपयोग में आते रहे हैं, मिट्टी का तेल बहुत पुराने समय से उपयोग में आता रहा है, या पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। लेकिन जो नवीन चीज़ें हैं गैर परंपरागत स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, सौर ऊर्जा, एक सेकंड, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा, ये जो क्या है नवीकरणीय है। एक तो इसकी विशेषता क्या होगी, नवीकरणीय, जैसे उसकी एक विशेषता क्या थी कि वो सारे के सारे क्या थे अनवीकरणीय थे, आसानी से नए नहीं तैयार किए जा सकते थे। लेकिन ये क्या है नवीकरणीय है, आसानी से दोबारा इनका यूज किया जा सकता है और ये समाप्य नहीं है, समाप्त नहीं होने वाले हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, जब तक क्या है सूर्य पृथ्वी के ऊपर चमकता रहेगा या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को मिलता रहेगा तब तक क्या है सौर ऊर्जा क्या है हमारे लिए प्राप्त है होने वाला संसाधन है। पवन ऊर्जा है, जब तक पवनें चलती रहेंगी तब तक क्या है पवन ऊर्जा का उपयोग होता रहेगा। ज्वारीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, इन सभी चीज़ों का क्या है उपयोग अपने कर सकते हैं। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा क्या है नवीकरणीय नहीं है, वो क्या है खनिज के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, तो वो नवीकरणीय नहीं होगा नाभिकीय ऊर्जा वाला। लेकिन बाकी जो तीन उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, वो क्या है नवीकरणीय है। तो अभी देखते हैं अपने सबसे पहला भाग सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के अंतर्गत क्या है लाभ और हानि देखते हैं अपने। सबसे पहले लाभ हानि।
लाभ में क्या है, सबसे पहला लाभ होगा असमाप्य, समाप्त नहीं होने वाला है यह। इसके अलावा प्रदूषण से मुक्त होता है, प्रदूषण मुक्त। हानि क्या होगी, खर्चीला बहुत ज़्यादा होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है इसको स्थापित करने में, ठीक है। स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी, सौर के विस्तृत होने से क्या है, ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है। स्रोत के विस्तृत से ऊर्जा की बर्बादी, यानी विस्तृत अगर स्रोत होगा तो उसके कारण क्या है, ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है। तो यह क्या है, लाभ और हानि है। अभी बात करते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। तो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है, यानी अपने क्या है डेली अनुभव करते हैं। जैसे सूरज निकलता है तो अपने को गर्मी महसूस होती है, उस गर्मी के द्वारा अपने क्या है थोड़ी हमें भी ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे सर्दियों में क्या है ठंड लगती है तो ऊर्जा नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन सूर्य से या आग से क्या अपने जब शरीर को गर्म करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को, तो वह ऊर्जा अपने महसूस भी कर सकते हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पादन करने के प्रयोग में की जा सकती है, यानी सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है उसको क्या है सौर सेलों की सहायता से क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, सौर सेलें जो हमने देखी होंगी, आपने भी देखी हैं कि नीली पट्टियाँ लगी होती हैं, बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े जिन पर नीली पट्टियाँ बनी होती हैं, उनके कारण क्या है सौर सेलें उनको कहते हैं, जिसके कारण सौर ऊर्जा से अपने क्या प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं और विद्युत का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों के तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जा सकता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए सौर ऊर्जा उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। यानी कहाँ उपयोगी है यह, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि साधारण सी बात है जब सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो उसी क्षेत्रों में ज़्यादा उपयोगी होगी जहाँ सूर्य की ऊर्जा लगातार प्राप्त होती रहे। जिन स्थानों पर क्या है सूर्य बहुत कम निकलता है, धूप तेज़ी से नहीं गिरती है, सीधी किरणें सूर्य की नहीं प्राप्त होती है, जहाँ वो क्षेत्र क्या होंगे, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं होंगे और वहाँ पर क्या है सूर्य की ऊर्जा कम प्राप्त होती है, उतनी ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण सबसे उपयोगी जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी वहाँ बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर, सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर, सौर ड्रायर आदि चीज़ों के या के साथ साथ क्या है समुदायों को रोशनी देने और यातायात के संकेतों में हो सकता है। यानी यातायात संकेतों, सामुदायिक बिजली या रोशनी प्राप्त करना, रोशनी प्रदान
तो यह क्या है, इसके उपयोग हैं। सौर तापक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, सौर कुकर के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, मतलब सौर ड्रायर के लिए, यातायात संकेतों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, और सामुदायिक बिजली या रोशनी प्रदान करने के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है इनको। पवन ऊर्जा के बारे में बात करते हैं अभी, जिसमें सबसे पहले क्या है, उसके लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे। देखो, सौर ऊर्जा भी क्या है, असमाप्य है, पवन ऊर्जा भी क्या है, असमाप्य है और प्रदूषण से रहित होती है, प्रदूषण नहीं होता है इसके द्वारा भी। तो यह दोनों गुण या दोनों लाभ क्या हैं, पवन ऊर्जा से भी प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा, अगर इसके बात करें, एक बार स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन की कम लागत, स्थापित खर्चीला जरूर है ये, लेकिन स्थापित एक बार होने के बाद विद्युत निर्माण में कम लागत होती है या कम खर्चा होता है। ठीक है, स्थापन करने में क्या है, इसका खर्चा ज़रूर आता है, लेकिन एक बार स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन में कम लागत आती है, सुरक्षित और साफ होता है, प्रदूषण मुक्त होता है, सुरक्षित होता है और साफ भी होता है। वहीं पर अगर अपने हानि की देखें तो पहली हानि तो क्या होगा, खर्चीला होता है, पक्षियों के लिए हानिकारक होता है, पक्षियों के लिए हानिकारक, क्योंकि इसके कारण क्या है, जो पक्षी क्या है पंखों के बीच में आ जाते हैं या पंखों से टकरा जाते हैं, उनकी मृत्यु निश्चित होती है। पवन चक्कियों को स्थापित करने के लिए खर्चा लगता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो व दूरदर्शन के सिग्नल में बाधक का कार्य कर सकता है यह, या जो क्या है, रेडियो या दूरदर्शन के सिग्नल भेजे जाते हैं या प्रसारण के संकेत जो होते हैं, जिसको कहते हैं सिग्नल या प्रसारण संकेत में बाधक या व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं इसके द्वारा, क्योंकि पवन चक्कियों के कारण क्या है, ऐसा हो सकता है। तो इसके द्वारा क्या है, ये इसके लाभ और हानि हैं। पवन ऊर्जा क्या है, पहली बात तो असमाप्य स्रोत है, असमाप्य स्रोत है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, असमाप्य स्रोत है, लाभ है इसका पहला। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए बहुत समय से होता रहा है। हमने देखा होगा पुराने समय में खेतों में क्या है, जल को निकालने के लिए कुएं से और अनाज को पीसने के लिए पवन चक्कियाँ लगाई जाती थी। तो यह कोई नई चीज़ नहीं है, हालांकि इसके द्वारा परंपरागत रूप से यह लोगों के द्वारा यूज नहीं की जाती थी। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां क्या है, स्थित होते हैं। एक तो तटीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में क्या है, जहाँ प्रबल रूप से हवाएं चलती हैं, वहाँ पर यह क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। इनके पवन फार्म जो हैं, फार्म नीदरलैंड या फिर जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, जर्मनी, डेनमार्क आदि क्षेत्रों पर क्या है, इसका उत्पादन किया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए वगैरह में।
ठीक है, जो पवन ऊर्जा के उत्पादक में क्या है, उत्पादन में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, ये वो देश हैं। तो यहाँ तक हमने क्या है, पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ा है और सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो गैर परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के, शक्ति संसाधन के, उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।